शुभ संध्या। शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि आज आईपीसी की एक्स्ट्रा आपसे क्लास अरेंज करने की, तो मैं तो ऑनलाइन हूँ। आप सब में कोई एम ऑडिबल, मेरी आवाज़ मिल रही है? अगर मिल रही हो तो प्लीज़ मुझे हिंट करें। मेरी वॉइस मिल रही है आप सबको प्रॉपर? प्लीज़ मुझे मेंशन कर दें अगर आपको वॉइस मिल रही है तो। यस सर, ओके जमशेद। तो कल जो आपके साथ डिस्कशन चल रहा था, आज वही डिस्कशन अगले क्रम में आगे ले चलते हैं। कल आपके साथ एक्सटॉर्शन थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की थी, चोरी के कुछ पार्ट और एक्सटॉर्शन। रिकैप करता हूं एक्सटॉर्शन को, फिर से आपके साथ थोड़ा सा कंक्लूड करता हूं। देखिए, चोरी, एक्सटॉर्शन और उसके बाद फिर लूट और डकैती, ये 4 इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। और ये चारों के चारों ऑफेंसेस, इसके अलावा भी और हैं, लेकिन जो मेजर हम जो बात करते हैं, जो हमारे परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, वो हालांकि बाकी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो मेजर ये 4 ऐसे ऑफेंसेस हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हैं। बाकी तो और हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ये और वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ये 4 ऐसे ऑफेंसेस हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब कोरिलेट हैं। अगर आप ऐसा समझ लीजिए कि एक सर्कल बना दें, इस सर्कल को अगर हम चोरी लिख दें, इस सर्कल का नाम चोरी रख दें, और एक इसी के बगल में इसको ओवरलैप करता हुआ एक दूसरा सर्कल बना दें, ठीक है। एक सर्कल को ओवरलैप करते हुए, ठीक है, ओवरलैप करते हुए दूसरा सर्कल बना दें, तो उस कंडीशन में आप ये जानिए कि एक सर्कल जो है वो चोरी का होगा, दूसरा सर्कल जो होगा वो एक्सटॉर्शन का होगा, और इनके बीच का जो ओवरलैप करता हुआ हिस्सा होगा वो लूट का होगा, ठीक है। इसलिए डेफिनेशन में कहा गया है कि हर एक लूट में या तो चोरी है या तो एक्सटॉर्शन है, ठीक है, या तो थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन है, ये डेफिनेशन में ही कहा गया है। खैर आगे चलते हैं। तो एक्सटॉर्शन का जो सीन है, एक्सटॉर्शन, ये दिमाग में रखिए, क्षति का भय, ठीक है, तुरंत क्षति नहीं हो रही है, क्षति का भय है कि भविष्य में क्षति हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट बस वो ये की पॉइंट है, ठीक है। भय जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है, भविष्यकालीन है कि हमको ये नुकसान हो सकता है। और क्षति का मतलब ये है कि इमीडिएट अभी हमें नुकसान हो रहा है। तो एक्सटॉर्शन जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है, क्षति का भय होता है, ठीक है। लेकिन यहां अगर एक्सटॉर्शन है तो क्षति का भय होगा, भविष्यकालीन, या हो सकता है वो आगे कब हो जाए ये गारंटी नहीं, लेकिन भविष्यकालीन होगा। लेकिन जब हम लूट के बारे में अभी आपसे बात करेंगे तो दिमाग में रखिएगा, लूट जो है वो तुरंत तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो जाती है, ठीक है। डेफिनेशन में भी आप उठा के देखोगे आईपीसी के बेयर प्रोविजन में, तो तत्काल हत्या, तत्काल उपहति, ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स जो हैं वो यूज किए गए हैं। यानी ये जो टाइम का फैक्टर है, ये एक्सटॉर्शन और लूट को ये डिफरेंशिएट करने का काम आता है। अगर तुरंत है तो ये लूट है, रॉबरी है, और अगर फ्यूचरिस्टिक है तो ये एक्सटॉर्शन होगा, ठीक। जैसे कि एक्सटॉर्शन का जो आप बेसिकली उसका की पॉइंट मैंने आपके साथ बताया था कि या तो परिवादी जो अफेंडर विक्टिम है उसको स्वयं को, पहली चीज, और दूसरी चीज ये देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए कि स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी अपरिचित व्यक्ति भी हो सकता है। याद करिए जब मैंने आपके साथ राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपके साथ डिस्कस किया था,
तब मैंने वहां ये बात आपसे बताई थी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी हम किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये उस समय मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। उसी क्रम में यहां पे भी जो एक्सटॉर्शन है, वो एक्सटॉर्शन या तो मुझे खुद क्षति के भय में डाला जा रहा है या किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको क्षति के भय में डाला गया है और प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर की जा रही है, ली जा रही है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, धन के फॉर्म में भी हो सकती है, कोई ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में भी कोई ऐसी हो सकती है। मूल्यवान प्रतिभूति के लिए डेफिनेशन क्लॉज में आप देखिए, वहां सेक्शन 30, आई थिंक मुझे ध्यान है 30 या 31 जो है वो मूल्यवान प्रतिभूति को डिफाइन करता है। ठीक, तो ये वो चीजें हैं जो एक्सटॉर्शन को चोरी से डिफर करते हैं। ठीक, मूल्यवान एक केस है, ये कल दिमाग से स्किप हो गया था। रमेश चंद्र अरोरा AIR 1961 SC 154। जी आकाश 30, मुझे ध्यान था, स्किप कर रहा था, 30 या 31। ठीक है, रमेश चंद्र अरोरा AIR 1960 SC 154। इस केस में यह मेंशन किया गया कि क्षति का भय जो है वो अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और मूल्यवान प्रतिभूति वो फ्यूचर में भी मतलब अभी तो हम सिग्नेचर जिसमें मान लो कोरे कागज में कर रहे हैं, लेकिन उसे मूल्यवान प्रतिभूति में फ्यूचर में भी कन्वर्ट किया जा सकेगा। ठीक है, अब इसमें जो इलस्ट्रेशन है उसमें देखिएगा, आपको इलस्ट्रेशन देखेंगे तो बहुत साफ साफ आपको पता चल जाता है। जो सेक्शन 383 में जो आपको इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, इलस्ट्रेशन ये है कि अगर धमकी देता है कि अगर उसने धन नहीं दिया, ठीक है, तो वह या के बारे में मानहानि कारक ऐसे कथन जो है वो पब्लिश कर देगा। क्या है? मानहानि यानी डिफॉर्मेशन का भय दिखाया जा रहा है और उस भय के बदले में धन की प्राप्ति की जा रही है। ठीक है, तो ये क्षति है वो क्या है? डिफॉर्मेशन का कंटेंट पब्लिश कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा? फ्यूचर में किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो क्षति का भय है ये फ्यूचर का होना चाहिए, तुरंत वाला, इमीडिएट वाला जो है अगर है और इमीडिएट ही आपसे प्रॉपर्टी वसूली जा रही है तो ये एक्सटॉर्शन से हटके लूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आगे इसमें और चलते हैं, बताते हैं आपको। ठीक, तो आई होप कल के जो एक्सटॉर्शन का जो आपको इसके कंटेंट बताए थे और जो चीजें थी उसके साथ एक्सटॉर्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया होगा। एक्सटॉर्शन में बस ध्यान रखिएगा कि संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति ये प्राप्त की जाती है। कैसे प्राप्त की जाती है? क्षति के भय में डाल के। और जैसे ही क्षति की बात करते हैं तो क्षति जो है फिर सेक्शन 44 में हम जाके देखते हैं तो क्षति किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, क्षति किसी भी प्रकार की हो सकती है और क्षति जो है वो आपकी मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, ख्याति संबंधी भी हो सकती है। ये सेक्शन 44 में वहां डिफाइन किया गया है। चलिए अब सेक्शन 390 यानी 390 लूट या रॉबरी। जैसे अभी मैंने कहा कि इसके डेफिनेशन में ही ये चीज मेंशन है कि हर एक लूट में या तो चोरी है और या तो उद्यपन या एक्सटॉर्शन है। ठीक है, बात यहां ध्यान देने वाली ये है, अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आप अगर दो ओवल बनाते हैं और दूसरे दोनों ओवल को ओवरलैप कर देते हैं तो ओवरलैप करने पे जो बीच का पार्ट है जो ओवरलैप हो रहा है, दिस इज एक्सटॉर्शन, वन इज द थेफ्ट एंड अदर, सॉरी, जो ओवरलैप वाला पार्ट है वो आपका
रॉबरी है, फर्स्ट सर्किल थेफ्ट एंड सेकंड इज एक्सटॉर्शन। ठीक, अब देखिए लूट कारित करने में और चोरी में पहले इसको समझ लें, फिर लूट और एक्सटॉर्शन को समझ लें, फिर इन तीनों को हम एक साथ समझ लेते हैं। अगर चुराई हुई संपत्ति, जो संपत्ति हम चुरा रहे हैं, चोरी के समय या उस संपत्ति को ले जाते समय, ठीक है, अगर हमसे हिंसा हो जाती है, ठीक है, हिंसा हो जाती है, तो उस समय ये जो हिंसा हो रही है, यानी चोरी के पांचों एसेंशियल जो हैं वो तो हैं, साथ में एक एसेंशियल और ऐड हो जा रहा है, वो है हिंसा फोर्स या हिंसा का भय। ध्यान रखिएगा, ठीक है, हिंसा या हिंसा का भय अगर ये ऐड हो जा रहा है, यानी छठवां इंग्रेडिएंट अगर ऐड हो जा रहा है, तो चोरी जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाएगी रॉबरी में। ठीक है, जैसे ही छठवां, और छठा कौन सा है, छठा जो है वो बल या बल प्रयोग, हिंसा या हिंसा की ऐसी संभावना अगर ये उसमें ऐड हो जा रही है, छठवां पॉइंट, तो ये फिर कन्वर्ट हो जा रहा है लूट में। अब ये जो हिंसा है वो कब की जाएगी, हिंसा चोरी करते समय या चोरी की संपत्ति को ले जाते समय, ठीक है, या फिर तीसरा जो है वो चोरी से प्राप्त संपत्ति जो है, सॉरी, चोरी करते समय या चोरी की संपत्ति को ले जाते समय या चोरी की हुई संपत्ति को प्राप्त करने में। अगर इन तीनों कंडीशन में कहीं पे भी हिंसा या हिंसा का भय, बल या बल का भय, अगर आपराधिक बल की बात कर रहा हूं, बल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अगर ये ऐड हो जा रहा है तो ये माना जाएगा कि चोरी जो है वो अब, थेफ्ट जो है वो अब रॉबरी में कन्वर्ट हो चुकी है। उदाहरण के लिए ऐसे मान लीजिए कि ए जो है वो, या एक केस, मुझे उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, एक मछली वाली महिला थी जो मछली बेचा करती थी, ठीक है, उसकी टोकरी में से मछली चुराने के लिए, ठीक है, उसकी मछली में टोकरी में से मछली चुराने के लिए अभियुक्त ने रस्सी को काटा, ठीक है, जिससे वो टोकरी में से मछलियां निकाल सके। लेकिन इस रस्सी को काटने की प्रक्रिया में जो महिला थी, उस महिला के हाथ पर चोट लग गई जिससे रक्तस्राव होने लगा। यहां अभियुक्त ने किया तो कार्य जो करना चाहा वो चोरी का करना चाहा, लेकिन जैसे ही इसमें क्षति आ गई, ठीक है, बल आ गया, आपराधिक बल आ गया, हिंसा आ गई, वैसे ही ये कन्वर्ट हो गया लूट में। ए एक महिला की गर्दन से हार चुराने का प्रयास कर रहा था, ठीक है, जैसे ही उसने हार खींचा, खींचने पर उस महिला की गर्दन पर निशान आ गया या खींच गया या स्क्रैच आ गए, जैसे ही खींचा अब ये कन्वर्ट हो गया रॉबरी में। ए ने बी के कानों से या नाक से कोई आभूषण चुराने का प्रयास किया, जैसे ही उसने उस आभूषण को खींचा रक्तस्राव होने लगा, पेन हुआ, दर्द हुआ। ऐसी कंडीशन में चोरी जो है वो परिवर्तित हो गई रॉबरी में, लूट में। ठीक है, अब अगर ये हिंसा कब इस्तेमाल होगी, मैं फिर से बता रहा हूं, चोरी करने में, चोरी की संपत्ति प्राप्त करने में, या चोरी की हुई संपत्ति को ले जाने में। आपसे एक यहां सवाल पूछता हूं, ए जो है वो एक ट्रेन में, ये सवाल शायद आप लोगों से पूछ चुका हूं या नहीं, तो फिर से आप ध्यान रखिएगा। ए जो है ट्रेन में एक
व्यक्ति का बैग वो लेता है और जैसे ही ट्रेन धीमी होती है वो बैग लेके ट्रेन से उतर जाता है। ठीक है, जिस व्यक्ति का बैग था उस व्यक्ति ने उसको भागते हुए देख लिया, चोर को भागते हुए देख लिया और तेजी से चिल्लाया चोर चोर चोर। तो स्टेशन पे और अन्य व्यक्तियों ने उसे दौड़ा लिया। ठीक है, अब चोर जो था वो बैग लेके भाग रहा था। जब उसने देखा कि भीड़ से मेरा पीछा नहीं छूट सकेगा तो उसने बैग को फेंक दिया और बैग को फेंकने के बाद उसने 2-3 रेलवे ट्रैक से पत्थर उठाए और भीड़ के ऊपर फेंक दिया। ठीक है, एक पत्थर ए नाम के व्यक्ति के सर पे जा लगा जिससे रक्तस्राव होने लगा। बताइए यहां चोर जो था उसने कौन सा अपराध किया? प्रॉब्लम समझ ना आई हो तो फिर से रिपीट कर दूं। एक व्यक्ति जिसका नाम एक्स था वो जेड नाम के व्यक्ति का बैग लेके ट्रेन से जैसे ही ट्रेन धीमी हुई लेके उतर गया। जिसका बैग था उसने ये देख लिया और चोर चोर चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागा। ठीक है, अब जैसे ही भागा तो भीड़ भी उसके पीछे आ गई और भीड़ ने उसे दौड़ा लिया। ए ने बैग को, जो चोर था, बैग को फेंक दिया और फेंकने के बाद अब उसे लगा कि भीड़ जो है वो उसे पकड़ लेगी तो हो सकता है उसे मार दे, पिटाई कर दे, उसको क्षति पहुंचा दे। ठीक है, तो उसने एक पत्थर उठाया, 1-2 पत्थर उठाए और भीड़ पर मार दिया जिसमें एक व्यक्ति को चोट लग गई और रक्तस्राव होने लगा। देखिए ऑप्शन आने लगे, लूट का प्रयास, रॉबरी, घोर उपहति, रॉबरी, और कोई? यस, बस 4 ही ऑप्शन हैं, 377, 511 और 323। और कोई? $379, 511, 223। चलिए इसका आंसर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। चलती ट्रेन से उसने जब बैग लेके वो चला गया तो उसने चोरी की प्रक्रिया में पूरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ थेफ्ट, ठीक है, पूरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ थेफ्ट उसने कोई हिंसा नहीं की। यानी बैग उसने लिया और बैग लेके ट्रेन जैसी धीमी हुई वो उतर गया, यानी चोरी करने में उसने कोई हिंसा नहीं की। ठीक है, अब चोरी की संपत्ति वो ले जा रहा है, यानी लेके भाग रहा है। तभी उसके मालिक ने, बैग के मालिक ने उसे देख लिया और वो चोर चोर चिल्लाया और बहुत सारी भीड़ उसके पीछे आ गई। अब वो बैग लेके भाग रहा था, जब उसने इतनी सारी भीड़ अपने पीछे देखी तो उसने क्या किया, बैग फेंक दिया। जैसे ही उसने बैग फेंक दिया, अब वो चोरी की संपत्ति ले भी नहीं जा रहा है। ठीक है, बैग उसने फेंक दिया यानी अब चोरी की संपत्ति से उसका कब्जा भी समाप्त हो गया, अब वो नहीं ले जा रहा है। और उसके बाद भी अगर भीड़ उसके पीछे पड़ी हुई है और उसको यह आशंका है कि भीड़ उसे पकड़ेगी और उसे घोर उपहति कारित कर सकती है, उसे ये डर हुआ, उसे ये भय हुआ, और उस भय के दौरान उसने 2 पत्थर उठाए और पत्थर खींच के मार दिया जिससे एक व्यक्ति को चोट लग गई। तो यहां उसने चोरी का प्रयास किया, ठीक है, चोरी का प्रयत्न किया और जो चोट कारित की है उस चोट में उसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बचाव मिलेगा। ठीक है,
नहीं, नो ऑफेंस नहीं है, अटेम्प्ट टू थेफ्ट है, चोरी का प्रयास उसने किया। ठीक, चोरी भी नहीं होगी, चोरी का प्रयत्न होगा क्योंकि संपत्ति लेके वो जा नहीं सका। ठीक है, ठीक, तो चोरी का प्रयत्न और राइट टू प्राइवेट डिफेंस। प्रॉब्लम को समझिए, सोचिए उसके बारे में, उसके बाद रिप्लाई करिए। ठीक है, तो एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन में सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि क्षति का भय दिया जा रहा है। ठीक है, और क्षति का भय कौन दे रहा है? अभियुक्त दे रहा है। और कोई ऐसा लाभ प्राप्त करना चाहता है जो क्षति के भय में हो, और वो व्यक्ति जिसे क्षति के भय में डाला गया है उसने स्वयं दे दिया है। ठीक है, यानी छीनना नहीं पड़ा। ठीक है, फोर्स नहीं लगाना पड़ा। लूट में क्या है? लूट में हो सकता है भय के कारण, जी संपत्ति हटते ही चोरी हो गई, बात आपकी सही है, पांचों एसेंशियल जो हैं वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए अब बारी आती है हमारी चलिए बारी आती है एक्सटॉर्शन और रॉबरी का रिलेशन। ठीक है, एक्सटॉर्शन और रॉबरी का जो रिलेशन है वो ये है कि जिस व्यक्ति को भय में डाला गया है, जिस व्यक्ति को भय में डाला गया है, एक्सटॉर्शन में हम भय में ही तो डालते हैं, क्षति का भय हम क्रिएट करते हैं। तो जिस व्यक्ति को हमने भय में डाला है वो व्यक्ति तुरंत तत्काल अगर उस संपत्ति को दे रहा है, तुरंत इमीडिएट, और जिसने भय में डाला है वो और जिसको संपत्ति दी जा रही है वो अगर अलग अलग व्यक्ति हैं तो या एक ही व्यक्ति है तो उसी समय उपस्थित हो, वहीं हो, तुरंत उस संपत्ति को हैंडओवर कर दिया जा रहा है। ठीक है, और जो क्षति है वो क्षति तत्काल प्रभाव से कारित कर दिए जाने की बात की जा रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण ऐसे समझिए, अगर अभी ए जो है मेरे सर पे बंदूक रख दे और ये कहे कि आप अपनी अंगूठी निकाल के तुरंत दे दो वरना तुम्हें क्षति कारित कर दी जाएगी, मार दिया जाएगा, घोर उपहति कर दी जाएगी वगैरह वगैरह। तो यहां दो चीजें ध्यान रखिए। पहला, जो भय मुझे दे रहा है वो तुरंत तत्काल मेरे सामने है, मेरी उपस्थिति में है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मुझे क्षति कारित करने की बात की जा रही है, एक्सटॉर्शन में क्या था? फ्यूचरिस्टिक था, भविष्य में क्षति हो सकती थी, लेकिन यहां जो है वो तुरंत गोली मारने की बात कही जा रही है, तुरंत उपहति कारित करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये तत्काल होना, ये तुरंत होना, ये दूसरी कंडीशन है। और मैं अपनी अंगूठियां निकाल के तुरंत उसे दे रहा हूं, तो ये तीनों कंडीशन जो है वो एक्सटॉर्शन को लूट में कन्वर्ट कर देती है, उद्यपन को लूट में कन्वर्ट कर देती है। कौन कौन सी? तीन कंडीशन। पहली, तत्काल क्षति का भय, पहली चीज। संपत्ति तत्काल दे दिया जाना, दूसरी चीज। और ये दोनों काम जिसके साथ हो रहे हैं वो तुरंत आपके सामने उपस्थित हो। ठीक है, एक्सटॉर्शन में क्या हो रहा था? भय फ्यूचर में दिया जा रहा है कि आपको कोई ऐसी मानहानि हो सकती है, या आप साइन कर दीजिए, हम इस पेपर को हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे कोई मूल्यवान प्रतिभूति में, आप एक चेक पे साइन कर दो, हम बाद में इसे भुनवा लेंगे। एक्सटॉर्शन में ये हो रहा था। लेकिन लूट में जो क्या हो रहा है? लूट में हो रहा है कि जो भय दिया जा रहा है वो तुरंत दिया जा रहा है।
संपत्ति जो प्राप्त की जा रही है वो तुरंत की जा रही है, और ये दोनों काम जो कर रहा है वो हमारे सशरीर एकदम हमारे सामने उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो ये एक्सटॉर्शन का लूट में परिवर्तित होना, ये वो 3 कंडीशन जो है वो बताता है। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखिएगा, लूट जो होती है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि लूट के अंदर चोरी और एक्सटॉर्शन दोनों की डेफिनेशन जो है वो मिक्स होती है। ठीक है, कैसे? देखिए, एक्सटॉर्शन में क्या होता है, सॉरी चोरी में पहले बात कर ले। चोरी में क्या है, संपत्ति हटाई जाती है। ठीक है, कैसे हटाई जाती है? किसी व्यक्ति के कब्जे से हटाई जाती है। ये 2 एसेंशियल वहां के पॉइंट हैं। लूट में क्या हो रहा है, पहले लूट की इसकी बात कर रहे हैं। लूट में क्या हो रहा है, लूट में हम संपत्ति हटा रहे हैं। संपत्ति कौन हटा रहा है? हम स्वयं दे रहे हैं। ठीक है, संपत्ति हम अपने से दे रहे हैं, अपनी कंसेंट से दे रहे हैं, लेकिन कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं है। वो कंसेंट किस मामले में? हमें क्षति के भय में हमें कंसेंट हम दे रहे हैं कि हाँ भैया ये प्रॉपर्टी ले लो आप, ये हमारी अंगूठी ले लो आप। ठीक है, तो ये क्या है? भय है। और प्रॉपर्टी पजेशन से हम अपने दे रहे हैं, और प्रॉपर्टी हटाई भी जा रही है। चाकू लगा दी गई, हमारे सामने कीमती पेन रखा हुआ है, हमारा ये पेन उठा लिया जा रहा है। तो क्या है? ये चोरी का पार्ट है, चोरी की वो डेफिनेशन है जो हमारी रॉबरी में शिफ्ट हो रही है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं एक्सटॉर्शन की, एक्सटॉर्शन में भी क्या है, हम अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, लेकिन हमारी उसमें कंसेंट भी है, लेकिन वो कंसेंट कैसी है? वो फ्री नहीं है। ठीक है, वो कंसेंट फ्री नहीं है। और दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी हो रही है। ये दोनों कंडीशन क्यों हो रही है? क्योंकि कंसेंट जो हमारी है, वो जो हम सेक्शन 90 में पढ़ते हैं, वो कंसेंट हमारी फ्री नहीं है। और अगर यही कंसेंट फ्री हो जाए तो ये दोनों अपराधों से चीजें बाहर निकल जाएंगी। ओके, तो ऐसे कह सकते हैं, इसको अगर कंक्लूड करके हम कहें तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि लूट के अपराध में आधा चोरी और आधा उद्यपन होता है। ठीक है, कैसे? ऐसे समझिए इसको, ए जेड को दबोच लेता है, पकड़ लेता है। ठीक है, और जेड को तुरंत हत्या या तुरंत उपहति या तुरंत घोर उपहति या तुरंत सदोष परिरोध का भय देकर उससे कहता है कि आपके शरीर पे जो भी आभूषण है वो आभूषण मुझे दे दो, वरना आपको घोर उपहति कारित कर दूंगा। अब उस दशा में अगर ए, यानी जिसको दबोचा गया था, जो भी उसका नाम रहा हो, या मुझे ही समझ लीजिए, अगर मैं अपनी अंगूठियों को स्वयं उतार के उस व्यक्ति को दे रहा हूं, तो मैंने अगर स्वयं दे दिया तो ये क्या हो गया? एक्सटॉर्शन हो गया। और अगर मान लीजिए अंगूठी बहुत टाइट है, नहीं निकल पा रही है, या मैंने चेन अपनी गर्दन में छुपा रखी है और उस चेन को उसने देखा और निकाल लिया, या मेरी अंगूठी नहीं निकल रही है, उसने मेरी अंगूठी को अपने हाथ से निकाल लिया, तो ये क्या हो गया? ये चोरी हो गया। एक्सटॉर्शन में व्यक्ति जो है वो संपत्ति को स्वयं परिदत्त कर देता है, अपने हाथों से दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि वो क्षति के भय में है और उस भय से प्रभावित होकर उस संपत्ति को स्वतः दे देता है। लेकिन चोरी में क्या होता है? चोर जो है उस संपत्ति को अपने हाथों से लेता है। मेरी अंगूठी निकल नहीं रही थी, उसने अपने हाथ से ऐसे ऐसे करके निकाल ली। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आधा चोरी
आधा एक्सटॉर्शन, जब मैंने अपनी संपत्ति को क्षति के भय में तुरंत भय में दे दिया, और ये दो आधा आधा जब मिल गए तो दोनों ने मिलके लूट का अपराध कारित कर दिया। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो सवाल पूछ सकते हैं आप चैट बॉक्स में, रिवीजन मैं उठा के पलट के देख लूंगा। लूट में जो इलस्ट्रेशन है उसमें देखिए, एक इलस्ट्रेशन है कि ए जो है वो बी को राजमार्ग पर मिलता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर बी है इसका। ठीक है, राजमार्ग पर मिलता है और पिस्तौल दिखाता है। पिस्तौल दिखाकर तुरंत उसकी थैली में जो भी पैसा है वो तुरंत उससे प्राप्त कर लेता है। तो जो भय किया गया वो सामने साक्षात तरीके से किया गया। ठीक है, और जो धन प्राप्त किया गया वो तुरंत प्राप्त कर लिया गया। अगर यही धन जो है वो बाद में मिलता या उसकी फैमिली, वो ये कह देता कि हाँ अभी बंदूक दिखा रहा हूं और तुम इस कागज पे साइन कर दो, या जो तुम अपने घर पे संदेशा भेज दो कि हाँ वहां से 10,000 रुपए मुझे भेज दें। तो ये सब क्या है, जहां डिले हुआ, समय जहां थोड़ा सा लग गया, कितना लगा समय ये तथ्य और परिस्थितियों का विषय है, लेकिन जैसे ही समय लग गया, भय और संपत्ति की प्राप्ति दोनों में अगर समय लग गया तो ये मान के चलिए कि वो एक्सटॉर्शन है। और समय नहीं लगा, तुरंत भय हुआ और तुरंत संपत्ति प्राप्त कर ली गई, ये लूट हुआ। ठीक है, देखिए आप लोगों से पीटी में इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें होंगी, इसलिए मैं बार बार इन सारी चीजों को आपको रिपीट कर रहा हूं। पीटी में इस तरह की परेशानियां जो हैं वो हमारे सामने आ जाती है। ए जो है वो राजमार्ग पे जा रहा था, उसके साथ अपना शिशु था। ए अपने शिशु के साथ राजमार्ग पर जा रहा था। जेड वहां आया और जेड ने एक चाकू जो है वो शिशु की गर्दन पे रख दिया और कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो निकाल के मुझे दे दो, वरना इस शिशु की हत्या कर दूंगा। कौन सा अपराध है? वैध इंजरी कौन सी होगी, ये जरा मुझे बताइए। देवांशी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने लिखा है सर इंजरी में वैध और अवैध दोनों इंजरी आएगी, तो मुझे प्लीज बताइए वैध इंजरी कौन सी होती है? जी, मैंने आपसे सवाल अभी पूछा कि ए जो है वो अपने शिशु के साथ राजमार्ग पे जा रहा था। ठीक है, और रास्ते में मैं उसे मिल गया, मैंने उससे शिशु के गर्दन पे चाकू रख दिया और चाकू रख के मैंने ये कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो दे दो, वरना मैं शिशु की हत्या कर दूंगा या इस शिशु को नुकसान पहुंचा दूंगा। ए ने अपने सारी जो भी सोना आभूषण और रुपए पैसे जो थे वो सब उसने दे दिया। ठीक है, आपके आंसर सही हैं। या देवांशी, आपने बोला 76 से 106 तक में जो ये है कि ये सारी वैध क्षति है, तो हम अपराध की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, और अपराध के बारे में जहां बात होगी तो अगर वो सेक्शन 76 से लेके 106 तक में आ गया तो वो जस्टिफाइड है। ठीक है, जब मैंने आप उठा के वीडियो मेरे उठा के देखिएगा पुराने, या फिर आप दोबारा डिस्कस करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। देखिए नेसेसिटी का मतलब, जब मैंने आपको नेसेसिटी का चैप्टर पढ़ाया था, टॉपिक पढ़ाया था, तो उस समय मैंने आपसे कहा था कि जब कोई समस्या जो है वो नेसेसिटी की कैटेगरी में आती है तो वो अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ जो है वो ह्यूमन बीइंग की सुविधा के लिए बना है।
उनकी लाइफ को पजल्ड बनाने के लिए नहीं बना है, ठीक है। तो अगर 76 से 106 के अंतर्गत अगर वो आ रहा है तो रिजनेबल है, जस्टिफिकेशन उसका हो सकता है, तो फिर भी यहां चीजें हिंसा में वो कंसीडर होगी नहीं, ठीक है। बाकी और आपकी जो समस्या हो तो प्लीज मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, आई एम रेडी फॉर इट। तो इस तरह अगर हम कंक्लूड करें, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी, इन तीनों में अपराध का जो परिणाम है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, संपत्ति प्राप्त करना है, संपत्ति का परिधान करना है। लेकिन इनके कार्य करने का जो पैटर्न है वो पैटर्न आपस में तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं, तीनों भिन्न होते हैं, ठीक है। चोरी में क्या हुआ, चोरी में बिना अगले को जानकारी हुए, ठीक है, मैं आपकी संपत्ति को चोरी करूंगा, अगर चुराऊंगा तो बिना आपकी जानकारी के मैं अगर चुरा रहा हूं, आपके पास से वो हटा के अपने पास ले आ रहा हूं। ये आपका पेन है, ठीक है, ये आपका पेन है, आपकी बिना जानकारी के मैं आपके पास से निकाल के अपने पास ले आ लिया, तो ये चोरी हुई। प्रॉपर्टी यही है, मैंने क्या किया, मैंने आपको एक बंदूक रखी आपके सर पे और उस कंडीशन पे ये पेन मैंने आपकी पॉकेट से निकाल लिया और अपने पास ले आया, ये रॉबरी हो गई, ठीक है। और मैंने ये कहा कि आपके सर पे बंदूक रखा और बंदूक रखने के बाद आपको एक सादा कागज दिया और सादा कागज में ये आपसे कहा, लिखवाया कि मैं फलाने फलाने अपनी ये पेन आपको प्रदत्त करता हूं, आपको दे रहा हूं, ठीक है, आप इसका जैसे चाहे इस्तेमाल करें। मैंने ये आपसे एक नोट लिखवा लिया, ये क्या हुआ, फिर ये एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में चला गया, ठीक है। तो कार्य करने की पद्धति में भिन्नता है, ठीक, मोटिव जो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो एक ही है, संपत्ति को प्राप्त करना, ठीक है। एक्सटॉर्शन जो होता है, एक्सटॉर्शन में और लूट में एक जो बहुत बड़ा सा डिफरेंस जो है वो आप ये समझ लीजिए कि लूट के मामले में और एक्सटॉर्शन में, तो अगर जो हिंसा हो रही है, ठीक है, जो भी जिस भी तरह से हिंसा हो रही है या भय जो क्रिएट किया जा रहा है, इसकी उपस्थिति में अंतर होता है, ठीक है। जैसे एक्सटॉर्शन में संपत्ति प्राप्त करने के पहले भय होता है, ठीक है, उसके बाद भय का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैंने एक्सटॉर्शन की बात की, लेकिन लूट के मामले में भय का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। भय हो सकता है पहले हो जाए संपत्ति लेने से, या हो सकता है संपत्ति प्राप्त करने के बाद भय हो जाए, ठीक है। मैंने आपके पॉकेट से आपका वॉलेट निकाल लिया, मैंने चोरी की, लेकिन आपको तुरंत पता चल गया, आपको आपका वॉलेट निकल गया, आपको तुरंत पता चल गया, और आप पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखते हैं, मैंने आपको एक चाकू लगा दिया। अब क्या हुआ, संपत्ति पहले प्राप्त कर लिया मैंने, लेकिन अब क्या किया, मैंने आपको एक चाकू लगा दिया और आप चुपचाप से चले गए। तो क्या हुआ, संपत्ति प्राप्ति के बाद मैंने आपको भय दिया, ठीक है। तो ये जो भय का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि एक्सटॉर्शन में संपत्ति प्राप्त करने से पहले भय जो है वो जनरेट होता है, लेकिन लूट के मामले में, रॉबरी में ये कंफर्म नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि हम पहले आपको भयभीत कर दें, या हो सकता है बाद में भी हम आपको फियर मिला सकते हैं, भय मिला सकते हैं, ठीक है।
और क्या इसमें आपको लगभग सभी चीजें आपको बता दी हैं। और कुछ अगर आपके दिमाग में कुछ शंका हो तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि फिर आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रॉबरी डकैती का स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो यहीं पे पॉज लेते हैं, और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो प्लीज आप अभी पूछ लें, वरना मैं डकैती स्टार्ट करूं। देखिए बहुत फाइन लाइन है, एक्सटॉर्शन और रॉबरी जो है ये तो अक्सर हमें कंफ्यूज करता है। ठीक है, ठीक, ये दोनों एक्सटॉर्शन और रॉबरी हमें अक्सर कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि यहां दोनों में हिंसा जो है उसकी बात आ जाती है। ठीक है, और ये बात दिमाग में रखिएगा, अगर आपसे पीटी में पूछ लिया जाए चोरी कब हिंसा में बदल जाती है, तो आपका जवाब जो है हो सकता है ये हो जाए उसमें कि हाँ, चोरी में जैसे ही हिंसा लागू हो गई, हिंसा शामिल हो गई, वैसे ही चोरी जो है वो लूट में बदल गया। ऐसा नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। हिंसा, ठीक है, या हिंसा होने की संभावना या हिंसा होने का भय भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एपिटाइटर जो है वो बड़ा है। केवल हिंसा के नाम पे मत चल जाइएगा कि जब तक हिंसा ना हो जाए। जी, आत्महत्या की धमकी देना एक्सटॉर्शन होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप आत्महत्या, कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या की धमकी दे रहा है तो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चल जाएंगे। क्रिमिनल चार्जेस यानी आप पे 306 का मुकदमा लग जाएगा, क्योंकि आपको धमकी दे रहा है कि हाँ, आपका नाम लिख के मैं आत्महत्या कर लूंगा सुसाइड नोट में। तो क्या है, यहाँ 306 का क्रिमिनल चार्जेस, और ये क्या है, ये ख्याति संबंधी आपका ऑफेंस हो जाएगी। जी बिश्नोई जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी विश्नोई जी, आपने जो देवयांशी के जो सवाल पे आपने नो मेंशन किया है, ऐसा नहीं है। एक्सटॉर्शन के अंतर्गत आत्महत्या की धमकी देना जो है वो एक्सटॉर्शन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पहली बात तो क्षति जो है वो इमीडिएट कारित किए जाने की हो रही है। और ये क्या है कि अब वो जो धमकी दी जा रही है वो किस उद्देश्य से दी जा रही है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर एक्सटॉर्शन की धमकी जो आत्महत्या की जो धमकी दी जा रही है उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, देवयांशी ने जो स्टेटमेंट दिया है ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, आत्महत्या की धमकी देना एक्सटॉर्शन है, ये अपने आप में इनकम्प्लीट है, क्योंकि किस मामले में आप दे रहे हैं, उसके फैक्ट क्या हैं, उसके इश्यूज क्या हैं, बहुत सारे मैटर जो हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जैसे मैं यहां बैठा हूं, ठीक है, मैं यहां बैठा हूं और बिश्नोई जी से मैं कहता हूं कि आप मुझे 1 लाख रुपए कल मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, वरना अभी मैं इस पंखे से लटक कर सुसाइड कर लूंगा और आपको इसके लिए जिम्मेदार बना के एक सुसाइड नोट में लिख दूंगा, तो ये इट इज अ काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन। इज इट ओके? क्यों? क्योंकि एक्सटॉर्शन के पूरे सिम्टम आ रहे हैं। मैंने आपको क्षति करने का भय दिया। कौन सी क्षति होगी? जब मेरा वो सुसाइड नोट निकलेगा जिसमें आपका नाम लिखा होगा, तो वाजिब सी बात है आपको क्षति होगी। अब क्षति कैसी भी हो सकती है, ख्याति संबंधी हो सकती है, और आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आ जाएंगे, वो आपको क्षति होगी। ठीक है, तो वो क्षति आपको हो सकती है। एक्सटॉर्शन देखिए, ये चूंकि काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, जब आप नए कॉन्सेप्ट पे आएंगे, तो आपसे ये सवाल पूछा गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको दोनों चीजें बतानी होंगी। ठीक, आप दोनों चीजें बताएंगे कि हाँ
होगा तो किस आधार पे होगा और नहीं होगा तो किस आधार पे होगा, ये दोनों बातें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है देवांशी, इज इट ओके? देखिए, अब जो समय है वो ये 1860 की आईपीसी है। आज वर्तमान समय जो है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है और इन सारी चीजों पे बड़ा असर डालता है। अभी मेरे साथ आप ऑनलाइन कनेक्टेड हैं विष्णु जी, आप पता नहीं जिस जगह भी होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ना सा शरीर यहां उपस्थित ना होते हुए भी एक माध्यम तो हमारे बीच में, आपके बीच में कनेक्टेड है ना। ठीक है, तो इस माध्यम की उपस्थिति के कारण अगर मैं अभी आपसे ये कहूं कि कल सुबह मुझे 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो अभी इस पंखे के साथ मैं निपटा लूंगा। ठीक है, और बकायदा एक सुसाइड नोट भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, आई होप जो है वो आप समझ रहे होंगे कि हाँ ये स्थिति क्या है। चलिए खैर, अभी अपने पास 15 मिनट है। 15 मिनट में कोशिश करता हूं डकैती आपके साथ डिस्कस करने के लिए। सेक्शन 391, देखिए, लूट और डकैती कोई अंतर नहीं है, सारी चीजें वही हैं, सिर्फ एक अंतर है, वो है व्यक्तियों की संख्या। इसके सिवा कोई अंतर नहीं है। जो लूट है वही आपकी डकैती है। ठीक, लेकिन डिफरेंस जो है वो ये है कि संख्या, नंबर ऑफ जो ऑफेंडर हैं वो, अगर ये नंबर ऑफ ऑफेंडर 5 या मोर देन 5 हैं तो लूट जो है वो अपने आप डकैती में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो हमारी मूल आईपीसी थी, जो ड्राफ्ट बना था लॉर्ड मैकाले साहब ने, तो लॉर्ड मैकाले साहब ने इसको 6 की संख्या रखी थी। बाद में इसको फिर मतलब जब फाइनल ड्राफ्ट बना तो इसको 5 कर दिया गया। और यही वो ऐसा अपराध है, पूरी की पूरी आईपीसी में यही वो एकलौता ऐसा अपराध है। ठीक है, एकलौता तो नहीं है, खैर 3-4 और हैं जो आपके राज्य संबंधी अपराध हैं। ठीक है, और इसके अलावा 3-4 और हैं, अभी इस समय दिमाग में नहीं आ रहे। पूरी आईपीसी में 4-5 ही ऐसे ऑफेंसेस हैं जो हर चरण में पनिश किए जाते हैं, जिनमें से डकैती भी एक ऐसा अपराध है जो इसके प्रत्येक चरण में आपको पनिश किया जाएगा। जैसे अगर आप डकैती के प्रयोजन से एकत्र होते हैं, ठीक है जी आकाश 149 और भी है, मुझे समय एग्जैक्टली नहीं ध्यान आ रहा है अभी, चूंकि फोकस किया हूं आप पे। तो अगर डकैती के प्रयोजन से लोग एकत्र हो रहे हैं तो एकत्र होने की कंडीशन में सेक्शन 402 में पनिश किया जाएगा। डकैती का उद्देश्य लेकर अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र हो रहे हैं तो सेक्शन 402 में उन्हें पनिश किया जाएगा। इसी तरह से अगर डकैती की तैयारी की जा रही है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कमिटिंग डकैती, तो ये सेक्शन 399 में इसे पनिश किया जाएगा। इसके बाद डकैती करने के लिए अगर सहमत हो जा रहे हैं, आपने अपनी कंसेंट दे दी है, 5 लोग हैं, हम 5 लोग हैं और 5 लोग आपस में तैयार हो गए कि हाँ ठीक है आज फलाने के यहाँ रात में डकैती डालेंगे, तो उस कंडीशन में कंसेंट जो है वो भी पनिश की जाएगी। सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ये पनिश की जाएगी। ठीक है, इस फैक्ट को एक केस है इसमें समुद्दर सिंह, ठीक है, समुद्दर सिंह 1965 CRLJ 713। समुद्दर सिंह के केस में कहा गया कि अगर डकैती करने की आपस में सहमति भी बन जाती है तो वो सहमति सेक्शन 120B में पनिश की जाएगी। और वस्तुतः अगर डकैती कर ही दी गई तो सेक्शन 395 में इसे पनिश
किया जाएगा। यानी क्या है, सबसे पहले किसी अपराध के लिए सहमति, तो सहमति भी पनिश हो गई, एकत्र होना वो भी पनिश हो गई, तैयारी करना वो भी पनिश हो गई, और उस अपराध को कमिट करना ये भी पनिश हो गया। यानी डकैती जो है वो अपने हर एक चरण में दंडित की जाने वाला अपराध है। इन सारे सेक्शन में ये जो अभी मैंने आपसे कहा, अगर मान लीजिए कि डकैती के प्रयोजन से एकत्र होना ये आपको पनिश है, तैयारी करना ये आपको पनिश है, तैयारी करने के लिए इसका प्रयत्न भी, क्योंकि हर एक सेक्शन में डकैती जो है वो जिस समय 1860 में हमारी आईपीसी बनी थी उस समय बहुत ही ग्रेवियस लेवल पे था, बहुत ज्यादा डिजास्टर्स ये ऑफेंस हुआ करता था, और ब्रिटिश शासन डकैती के अपराध को डिमोलिश करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए इतने हार्शियल इसके मतलब पनिशमेंट बनाए थे कि किसी भी स्तर पे अगर डकैती का कोई अपराध होता है, किसी भी स्टेज पे होता है, तो उसे पनिश किया जाए। ये उनकी ऑब्जेक्टिविटी उस समय की हुआ करती थी। तो डकैती और इसके साथ इन सारे अपराधों के प्रयत्न भी उसी तरह से परिभाषित हैं। तो डकैती से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस है तो वो ऑफेंस 511 में बिल्कुल पनिश नहीं किया जाएगा। उसके लिए वही सेक्शन, क्योंकि उन्हीं सारे सेक्शन में ऑफेंस और अटेम्प्ट दोनों को पनिश किया गया है। ठीक है, तो अलग से इसके लिए 511 में डकैती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब डकैती के एसेंशियल एलिमेंट पे आ जाएं तो सबसे पहले तो लूट, क्योंकि लूट का ही बड़ा वृहद स्वरूप जो है वो डकैती है। तो लूट या लूट का प्रयत्न अगर कारित किया गया है, नंबर 1 इसका एसेंशियल एलिमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, लूट या लूट कारित करने का प्रयत्न किया गया हो। ठीक है, फिर दूसरा 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा यह कारित किया गया हो, या दुष्प्रेरित किया गया हो, या प्रयत्न किया गया हो। तीनों कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति दुष्प्रेरित कर रहे हैं, अबिट कर रहे हैं, या कारित कर रहे हैं, या उसका प्रयत्न कर रहे हैं। इनकी संख्या 5 होनी चाहिए। अभी और एलेबरेट कर रहा हूं। और कार्य जो है वो संयुक्त रूप से होना चाहिए। ये 3 इसके बेसिक, इसके एसेंशियल हैं। लूट होना चाहिए या लूट का प्रयत्न होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, ये इस लूट को या तो कारित करें, या उसका प्रयत्न करें, या दुष्प्रेरणा करें। एक बैलगाड़ी को लूटने के उद्देश्य से, ठीक है, 5 व्यक्ति एकत्र होते हैं। एक बैलगाड़ी को लूटने के उद्देश्य से 5 व्यक्ति एकत्र होते हैं। जब वो बैलगाड़ी के समीप आते हैं तो पाते हैं कि बैलगाड़ी खाली है, उस पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, लूट का प्रयत्न हुआ। और ये लूट का प्रयत्न जो है वो 5 व्यक्ति अगर मिलकर कर रहे हैं तो क्या हुआ, ये डकैती का प्रयत्न कारित हो गया। इज इट ओके? 5 व्यक्ति आपस में इकट्ठा होते हैं और वो योजना बनाते हैं कि आज रात में एक्स के घर पे हम लूटपाट कारित करेंगे। 5 में से एक व्यक्ति जो है वो पुलिस थाने के पास खड़ा रहेगा। एक व्यक्ति एक्स जो आज दावत में जाएगा, ठीक है, उसको देखेगा, और बाकी 3 व्यक्ति जो हैं वो घर में घुसेंगे और लूट कारित करेंगे। सहमति हो गई, 5 व्यक्ति हो गए, और लूट का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉरवर्ड हो गया।
रात में 3 व्यक्ति उस घर में चले गए लूटने के लिए, तो ऐसे 5 व्यक्ति जो हैं वो डकैती के लिए चार्ज किए जाएंगे, ना कि लूट के लिए किए जाएंगे। ओके। अब यहां एक और चीज ध्यान रखिए कि अगर 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्ति जो हैं वो चार्ज किए जा रहे हैं कोर्ट में डकैती के लिए, 5 व्यक्तियों को वहां खड़ा किया गया, उपस्थित किया गया, और किसी कारण से 2 व्यक्ति जो हैं, पूरी घटना में सिर्फ 5 व्यक्ति ही शामिल थे, ये साबित हो चुका है, ठीक है। और इन 5 में अगर कोई 2 जो है वो दोष मुक्त हो जाता है, तो बचे हुए 3 व्यक्तियों को डकैती के लिए फिर चार्ज नहीं किया जा सकेगा। ओके। हबीब मोहम्मद AIR 1954, हबीब मोहम्मद AIR 1954, SC 51, ठीक है। इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि अगर 5 व्यक्ति जो हैं वो डकैती के लिए आरोपित किए गए हैं और ये साबित हो जाता है कि 5 में से, पहले तो ये साबित हो जाता है कि 5 से 6वां कोई नहीं था, खाली 5 ही थे, पहले बात तो ये साबित हो गई। और 5 में अगर 2 किसी भी कारण से इक्विटाइल हो जाते हैं, बच जाते हैं, दोष मुक्त कर दिए जाते हैं, तो बचे हुए 3 जो होंगे वो डकैती के लिए फिर नहीं होंगे, फिर लूट के लिए हो सकते हैं या किसी सरकमस्टांसेस के आधार पर किसी और चीज के लिए हो सकते हैं, लेकिन लूट के लिए फिर वो नहीं होंगे। संयुक्त होकर कार्य करने का जो मतलब है वो ध्यान रखिएगा, ये 5 व्यक्ति जो हैं वो 5 व्यक्ति एक ही समव्यवहार में काम करें, ठीक है, एक ही समव्यवहार में काम करें और उनके काम करने का उद्देश्य सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कंसीडर हो। 5 व्यक्ति, हम 5 व्यक्ति यहां इकट्ठा हुए और आज योजना बनाई कि आज जो है वो जेड के घर पे डकैती डालेंगे या लूटपाट कारित करेंगे। मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं घर पे ही रह गया, बाकी के 4 व्यक्ति जो हैं वो लूटपाट कारित करने की योजना आगे बढ़ाते हैं, तो समव्यवहार एक ही है। मैं किसी कारण से नहीं जा पाया, लेकिन मैंने सहमति तो दी थी उस अपराध को कारित करने के लिए, तो यहां मैं जो घर पे हूं उसको लेके 4 और जो डकैत लूटपाट कारित कर रहे हैं, कुल संख्या 5 हो गई और सामान्य उद्देश्य को अग्रसित करने के लिए ये काम किया जा रहा है, तो ये लूट ना होके डकैती का अपराध होगा। नाथू तुलई AIR 1956, AIR 1956। इस केस में साफ कहा गया था कि लूट का सामान्य उद्देश्य डकैती के अपराध में आवश्यक है, ठीक है। लूट का सामान्य उद्देश्य डकैती के अपराध के लिए आवश्यक है। सेक्शन 395 में इसे पनिश किया गया है 10 वर्ष तक का जुर्माना, सॉरी आजीवन या कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा प्लस जुर्माना, ठीक है। और अगर इसका प्रयत्न है, अगर डकैती का प्रयत्न है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, डकैती के प्रयत्न को 511 में हम ट्रीट नहीं करेंगे, उसे इसी सेक्शन में हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। डकैती की तैयारी सेक्शन 399, कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, साथ में जुर्माना। डकैती के लिए एकत्र होना, डकैती के लिए एकत्र होना सेक्शन 402, कठिन कारावास
जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा, 7 वर्ष का होगा, ठीक है, और जुर्माना। इसके बाद डकैतों की टोली का सदस्य होना, डकैतों की टोली का सदस्य होना, सेक्शन 400, आजीवन या कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक का होगा प्लस जुर्माना। और सेक्शन 401 401 चोरों लुटेरों की टोली का सदस्य होना, कठिन कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना। ये पनिशमेंट के हैं। आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि एपीओ की परीक्षाओं में पनिशमेंट जो है वो यदा कदा आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए पनिशमेंट को भी दिमाग में रखते चलिएगा, ठीक है। तो आज आपके साथ ये पार्ट जो है वो फिनिश होता है। अगर आपके दिमाग में कहीं कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में। हाँ विष्णोई जी, आप सेक्शन 10 के बारे में कुछ कह रहे हैं, प्लीज अपने स्टेटमेंट जो है वो कंटिन्यू करें। आप सबके दिमाग में अगर कोई सवाल हो तो प्लीज आप पूछ लें, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये पार्ट जो है पीटी में आपसे खूब पूछा जाता है और आपसे खूब गलतियां होंगी, ये भी मैं आपसे बता दे रहा हूं। इसलिए इसको बहुत शांत चित्त से, बहुत ठंडे दिमाग से एक बार पढ़िएगा, ठीक है, खुद से एक बार पढ़िएगा। और जब तक इसे आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक इसका कॉन्सेप्ट और ज्यादा आपके साथ क्लियर नहीं हो पाएगा। बिना आशय की कौन से अपराध होंगे आईपीसी में? देखिए, दुराशय के बिना जो अपराध हैं वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में होते हैं, जैसे द्विविवाह, ठीक है, और भी हैं जब मेंसरिया पढ़ाया था, ठीक है, जैसे कोई भी ऐसा खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में जो भी अपराध हैं वो, ठीक है। ठीक है, तो ये स्टार्ट में पढ़ाया था। देखिए, कोई भी ऐसा अपराध जो आईपीसी में जिसमें आशय को, अगर जैसे मान लिए कोई एक्ट बनता है, उस एक्ट में अगर आशय को, इंटेंशन को नल और वॉइड कर दिया गया तो वो अपराध जो हैं वो बिना आशय के भी हो जाएंगे। जैसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भोज्य पदार्थ, खाने योग्य चीजें जो हैं उसमें अगर कोई खाद्य पदार्थ को मिलाता है तो भले उसका इंटेंशन हो या ना हो, उसका आशय हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे दंडित किया जाएगा। इसी तरह से आर वर्सेस टॉल्सन का जब केस आप उठा के देखते हैं तो वहां पे भी ये है कि हाँ, द्विविवाह के लिए आपका इंटेंशन नहीं था कि हाँ इस अपराध को आप कारित करें, या आपका ऐसा नहीं, 7 साल पूरे होने वाले थे, उसके पति की कोई जानकारी नहीं हुई थी, उसके बाद भी उसने विवाह किया तो उसे पनिश किया गया, ठीक है। तो और कोई सवाल? चलिए फिर इसे आप पढ़िएगा। अगर आपके साथ, आपके दिमाग में कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगली बार आपके साथ जो फ्राइडे को आपके साथ इंटरेक्शन होगा उसमें हम आपराधिक दुर्विनियोग या सेक्शन 304 से स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे हैं, शॉर्ट नोट में आते हैं, एपीओ में खास तौर से ये शॉर्ट नोट में आते हैं। जुडिशरी के एग्जाम में बड़े सवालों के साथ पूंछ की तरह जुड़ के आते हैं, तो इनको छोड़ना जो है बुद्धिमानी नहीं है। ढंग से पढ़ें, अच्छे नंबर ये दिलाते हैं। तब तक फ्राइडे के आपसे 8 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।